can say this is the thought of the day. You can share your beautiful experiences, wonderful experiences with others. उसमें माहौल बनता है। बाकी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, हम लोग थोड़ी देर बात भी कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना, हमें अगर कोई अच्छा चीज मिल गया तो हम दूसरे को बताते नहीं। हम क्यों बताएंगे, हमको क्या फायदा ढूंढते हैं हर चीज में बताने में। लेकिन अगर चारों तरफ लोग खुश नहीं रहेंगे तो आप खुश नहीं रह सकते। चारों तरफ के लोग अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। देखो हमें कितना थोड़ी सी सांस की जरूरत होता है, कितना बड़ा एटमॉस्फेयर है, कितने थोड़े से पानी हम पीते हैं दिन भर में। भगवान ने कितना पानी रख दिए हमारे लिए। तो बहुत बड़ा सा माहौल में थोड़ा सा चीज लेने से एक सुकून सा मिलता है, लिमिटेड माहौल में लेने से सुकून सा नहीं मिलता है। एक छोटा सा कहानी बताता हूं। एक शहर में टमाटर की एग्जीबिशन हो रहा था। किसके घर में कितने बड़े बड़े टमाटर वो बना सकता है। टमाटर, यू अंडरस्टैंड, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो बहुत सारे फार्मर्स जो है अपनी खेत में टमाटर लगाए, बड़े बड़े टमाटर बनाए, लेके आए। किसका इतना बड़ा, किसका इतना बड़ा, सब लेके आए। जो फर्स्ट प्राइज पाया उसके तो बड़े बड़े टमाटर थे, पूरा टाइट। लोग देख के आंख खुली रह गई सबका, अरे वाह क्या बनाया है। और पूरा एकदम टोकरी भर के वो ला के रखा था, उसको फर्स्ट प्राइज मिला और वो भी बहुत खुश हो गया। अगले दिन रिपोर्टर्स उसके घर में पहुंच गए। और रिपोर्टर्स तो पहुंच जाते हैं ना, कहीं भी अगर अच्छा न्यूज बनता है तो निकालने के लिए पहुंच जाते हैं। रिपोर्टर्स उसके घर में पहुंच गए पूछने के लिए कि आप कैसे किए, क्या किए, टीवी में दिखाएंगे, मीडिया में डालेंगे। तो जाके क्या देख रहे हैं, वो जो आदमी बड़ा बड़ा टमाटर लेके एग्जीबिशन में गया था और फर्स्ट प्राइज पाया था, वो आदमी के घर के सामने और 10-15 लोग खड़े, सब फार्मर जैसे ही दिख रहे हैं। और वो क्या किया है, इतना बड़ा कटोरी में वो टमाटर का सीड लिया है, टमाटो का, वो सीड सबको थोड़ा थोड़ा सा दे रहा है। तो और सब लेके खुशी से उसको थैंक यू बोल के जा रहे हैं। तो रिपोर्टर आए, सब पूछे आप कैसे बनाए, क्या किए। लेकिन एक रिपोर्टर थोड़ा सयाना था, पूछा कि आप अगर ये बड़ा वाला टमाटर का जो प्रजाति है उसको उगा के अगर आपको फर्स्ट प्राइज मिला, हाउ कम आप इसके सीड को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फिर अगली बार आप कैसे फर्स्ट प्राइज पाओगे। उसका आंसर सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। आंसर ये था, ये जो लोग मेरे से टमाटर का सीड लेने आए थे, ये अगर मेरा जमीन है तो उनका जमीन ये है, ये बगल में मेरे, ठीक है, इनके बगल में। और ये लोग थोड़े दूसरे टाइप के हैं, अपना बेटर एक्सपीरियंसेस को दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। ये मेरा, दिस इज माइन, ये उनका, ये 1 2 3 4 ये सब फार्मर है, ये अगल बगल में रहते हैं। मैं इनको सीड देता हूं, देने से क्या होगा, उसको लगाएंगे, लेकिन वो अपने बगल वाले को नहीं देंगे, मुझे मालूम है ना, नहीं देंगे। तो क्या होगा, उनके बगल वाले ऑर्डिनरी सीड से टमाटर लगाएंगे, तो होगा क्या, जो हमारा टमाटर लगाने से मधुमक्खियां आते हैं ना, उसके ऊपर बैठते हैं, वगैरह से उनको लेके जाके डालते हैं उसमें, वो पराग संगम जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, पराग लेके जाएंगे, डालेंगे तो उसमें फल पकड़ेगा, फूल से फल पकड़ेगा। तो हमारे जो मधुमक्खियां हैं वो इधर उधर घूमेंगे, तो उनको बेटर ब्रीड का चीजें मिलेगा और मेरे टमाटर अच्छा होगा। लेकिन इनके जो है, उनका मधुमक्खियां ऐसे घूमेंगे, है ना, तो उनको अच्छा वाला नहीं मिलेगा। उनकी बुद्धि के कारण उनको छोटे छोटे टमाटर ही बनेगा, लेकिन हमको अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। हमको अच्छा क्वालिटी का टमाटर लेने के लिए हमें चारों तरफ अच्छा क्वालिटी का टमाटर का सीड फैला के रखने हैं। गेटिंग, आप समझ रहे हो। आपके दोस्त लोग अगर सारे अच्छे हो गए, यू आर फोर्स्ड टू बी गुड, अदरवाइज आपको अच्छा बनने में काफी मुश्किल होगा। मान लो सारे दोस्त आपके बदमाशी कर रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा है, बट आपके दोस्त है, आपके अगल बगल में रहते हैं, आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो पक्का आपको वो पढ़ाई में मदद नहीं करेंगे। असली चीज तो ये है, अगर कोई एक दिया अकेला जल रहा है, थोड़ा सा भी हवा आएगा ये बुझ जाएगा। मान लो इसे ढेर सारे दिए एक साथ जल रहे हैं, अलग अलग जल रहे हैं, तो थोड़ा सा भी हवा आएगा
सारा बुझ जाएगा, लेकिन सारा दिया को एक साथ ले लो, अब वो क्या बनेगा, मसाल बन जाएगा। उतना हवा आएगा तो ये मिटने वाला नहीं है। तो अच्छे लोगों की जुगाड़ करो, साथ में रखो और फिर अपना जिंदगी को आगे बढ़ाते रहो। और इतने के बाद आज की क्लास की पढ़ाई, लास्ट क्लास हम लोग देखे थे रेजिस्टेंस, आज कंटिन्यू करेंगे उसको। रेजिस्टेंस, वी नो दैट, कभी कभार मालूम नहीं होने से भी ऐसे लिख देते हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि हाँ ये लोगों को मालूम है, लेकिन कुछ टीचर जो है ना बहुत स्मार्ट होते हैं। अब जब लिखोगे वी नो दैट, बोलेंगे इसको मालूम नहीं है, झूठ-मूठ का लिख रहा है, रट्टा मार के लिखा है। अगर ऐसा अगर कोई टीचर मिल गया स्मार्ट टीचर, तो आप और ज्यादा स्मार्ट बन जाना। क्या लिखना, यू नो दैट, तो टीचर बोले हाँ मुझे तो मालूम है। क्या मालूम है कि लास्ट क्लास हम लोग देखे हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A, यूनिट होता है ओम। दूसरा होता है रो इज रेजिस्टिविटी, यूनिट होता है ओम मीटर, लास्ट क्लास हम लोग देखें। और तीसरा देखें कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कॉपर के लिए एक रेजिस्टिविटी है तो एल्युमिनियम के लिए दूसरा है। कॉपर को टुकड़े टुकड़े कर दो, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। कौन सा नेचर, दैट मैं बताया था, द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, है ना। दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मटेरियल। वेल, हम लोग कल प्रीवियस क्लास में काफी कुछ चीजें देखे हैं रेजिस्टेंस पार्ट 1 में। आज रेजिस्टेंस का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। तो we shall in this part we shall see some questions related to and dependence of resistance on external factors, किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपको बताना चाहूंगा कि सपोज हमारे पास कोई एक क्यूब है, दिस इज ए क्यूब ऑफ ए मटेरियल। जैसे मैं पहले से आपको वादा किया हूं, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, जितना चाहिए उतना पढ़ाऊंगा, लेकिन वो सारा इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपको मालूम है कि सारा क्वेश्चन 35% क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का हो गया है। क्या मालूम अगले साल भी वही रहेगा, तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। सपोज ये कोई एक क्यूब है और ये क्यूब का इधर वाला साइड में मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं। चलो मानते हैं कि क्यूब का साइड लेंथ 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ऐसा है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रहा है। अगर हम इस पॉइंट को A कहेंगे, इस पॉइंट को B कहेंगे और हम रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे, तो फॉर्मूला होता है रो L बाई A। उसमें L क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय करंट। करंट को इधर से घुसना है, इधर से निकलना है, कितना दूर जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली 1 मीटर, सो रो इनटू 1 मीटर। एरिया क्या है, A इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट यहां से निकल रहा है, मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया परपेंडिकुलर है। कितना है ये एरिया, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो हो गया 1 इंटू 1। सिंप्लीफाई करो तो इट इज कमिंग आउट टू बी रो। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग रो। ये आपकी बुक में इसे समझाते हैं, क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल। इसको क्या कहते हैं, यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब मतलब ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1। सो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी of a material is given by, I don't write defined as, given by the resistance across two opposite faces of a unit cube
यूनिट क्यूब मतलब एक क्यूब जिसका साइड लेंथ 1 मीटर है और साइड लेंथ 1 मीटर। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? अरे आया कि नहीं आया समझ में? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। समझ में आया? समझ में आया कि दोबारा चाहिए? ये वाला चाहिए। यूनिट क्यूब ना, यूनिट क्यूब मतलब क्यूब तो आप समझ रहे हो ना? क्यूब क्यूब मतलब जैसे स्क्वायर होता है, ये हो गया स्क्वायर। आप एक दूसरा स्क्वायर बनाओ, ये स्क्वायर ऐसे जोड़ दो, क्या बन गया ये? अगर ये साइड लेंथ सब 1 मीटर है तो इसको हम कहेंगे यूनिट क्यूब। घनाकार वस्तु, ठीक है। इसमें हर साइड 1 मीटर का है, तो ये वाला एंड और ये वाला एंड में अगर हम रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, करंट इधर से घुसेगा इधर से निकलेगा, कितना दूर जाना पड़ेगा उसको? 1 मीटर पे जाना पड़ेगा। और कितना एरिया मिलेगा उसको? दिस इज द एरिया। व्हाट इज दैट एरिया? ये एक 1 into 1 होता है, तो कितना हो गया? रो इंटू 1/1 into 1 इज द रेजिस्टिविटी। आया समझ में? इसका मतलब ऐसा कोई एक क्यूब जिसका साइड लेंथ 1 मीटर है, इसका दो ऑपोजिट फेस के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी है। किसी एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी मेजर करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। आया समझ में? इज इट अंडरस्टूड नाउ? A hollow pipe has inner radius 10 centimeter and outer radius 20 centimeter. Its length is 2 meters if its resistivity is find resistance across two ends of the pipe। ये डाला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन है, चलिए सोचते हैं। एक हॉलो पाइप है, हॉलो पाइप तो आप देखे हो, ये मान लो वो पाइप है, ठीक है, हॉलो है, ये हॉलो पाइप है, ये पाइप ऐसा है। कितना लंबा है पाइप? दिया है कि 2 मीटर लंबा है पाइप। कितना लंबा है? 2 मीटर लंबा है। और जो रेडियस दिया है, इसको अगर इधर से देखोगे तो कैसे दिखेगा? एक छोटा वाला सर्किल, एक बड़ा वाला सर्किल, और अंदर तो होल है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ही करंट जाएगा, इधर से ही करंट जाएगा, करंट तो हवा में नहीं जाएगा। क्या दिया है? ये रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर ना, और ये रेडियस दिया है कितना? ये रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पूछा गया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसमें? ना दोनों एंड में। अच्छा, दोनों एंड में रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है वो फॉर्मूला? रो L बाई A। रो दिया है क्या? हाँ दिया है, रो तो रो है, ठीक है। L क्या लेंगे इसमें? कोई बताएगा L क्या लेंगे? What is the value of L here? करंट यहाँ पे घुस रहा है, इधर से निकल रहा है। L क्या था इस एक्सप्रेशन में? L लेंथ ऑफ पाथ ऑफ करंट। करंट कितना दूर जा रहा है उसके अंदर से? कितना दूर जा रहा है? 2 मीटर जा रहा है, तो L का वैल्यू लेंगे 2। तो हम क्या कहेंगे? Here L is 2 मीटर। क्या है आप में से कोई पहलवान जो मुझे एरिया बताएगा? कौन सा एरिया की बात चल रहा है?
जो एरिया करंट को परपेंडिकुलर है। कहां से जा रहा है करंट? इस मटेरियल में जा रहा है। तो कौन सा एरिया इस करंट डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है? ये एरिया। क्या ये एरिया निकालना आपको आता है? दैट इज दिस एरिया। कितना है? बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इट इज पाई इंटू सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर रेडियस r हुआ तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई 20 का स्क्वायर माइनस पाई 10 का स्क्वायर, और 10 और 20 कौन सा यूनिट में थे? सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400। ये 400 पाई, ये 100 पाई। 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्या है कि हमें रेजिस्टेंस निकालना है जो कि ओम में आएगा। कब? जब सारा यूनिट को हम एमकेएस यूनिट सिस्टम में रखेंगे। लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ 2 मीटर, अब हमें सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो उसको मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मीटर स्क्वायर करते हैं। क्या आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर? सिंपल है। सर 100 सेंटीमीटर। नो नो, सोचो सोचो, 1 मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 मीटर इंटू 1 मीटर, है कि नहीं? दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं? 100 इंटू 100 हो गया 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे? 1 मीटर स्क्वायर इज 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? 10 पावर अच्छा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं पहले कितना सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना चाहता हूं, तो मैं 1 मीटर स्क्वायर को लिख सकता हूं ना, 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ना 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 इंटू 100 हो जाएगा 10,000। 10,000 मतलब एक में कितना टो जीरो? 4 जीरो, जिसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। सो 1 मीटर स्क्वायर इज 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को इधर रखो, 10 पावर 4 को इधर ले आओ, सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर अगर 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हुआ तो हम क्या कहेंगे? इट इज 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह लिखेंगे 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। मिल गया? क्या मिल गया? एरिया। एरिया मिल गया, लेंथ मिल गया। क्या बता सकते हो? अभी रेजिस्टेंस निकालना बाकी है। क्या लगेगा फॉर्मूला यहाँ पे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर टू फाइंड द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? इन टर्म्स ऑफ एल एंड ए हमें मालूम है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था रो एल बाई ए। रो तो रो है दिया है, एल कितना है? एल इज 2 मीटर, नहीं बाय एरिया कितना है? एरिया निकल गया ये 300 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। 300 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो तो कर सकते हो क्या? ये 300 इसको लिख सकते हैं ना 2 रो, 300 को लिख सकते हैं 3 पाई इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, रेजिस्टेंस निकाल रहे तो ओम में आएगा। अच्छा देखो तो ये 10 टू द पावर 2, ये 10 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? कितना होगा? ये 10 टू द पावर माइनस 2, यस 10 टू द पावर माइनस 2, और ये 10 पावर माइनस 2 अगर ऊपर चला गया तो हो जाएगा 10 टू द पावर 2। 2 रो इंटू 10 टू द पावर 2 बाय 3 पाई ओम्स, ये हो गया रेजिस्टेंस।
So resistance of the material will be 2 rho into 10 to the power 2 by 3 pi ohms रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आया? Yes sir. Before we go for next question, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, लेकिन प्रीवियस क्लास एक क्वेश्चन किया था, मैं उसको याद भी दिलाना चाहता हूं। क्या था वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन ऐसे था, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into n equal parts, and all parts are bundled together, then the resistance of the bundle will be न्यू रेजिस्टेंस। कितना होगा? क्या किसी को याद है? आर को अगर हम एन टुकड़ा करते हैं और सारे टुकड़े को जोड़ के एक लंबा सा वायर था, लंबा सा वायर को टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़े करके बंडल बना देते हैं, तो उस बंडल का रेजिस्टेंस क्या होगा? लास्ट क्लास किए थे, क्या था आंसर? कोई बताएगा? आर बाय एन स्क्वायर। कितना दुख की बात है ना, हम लोग इतना मेहनत किए, डाटा खर्चा किए, पढ़ाई किए, समझ में आया, फिर भूल गए। मस्त, हम लोग भूलने में माहिर हैं। मैं कितने होम्योपैथी डॉक्टर को पूछा हूं, क्या आपके पास भूलने का कोई मेडिसिन है? नहीं भूलने का? नहीं भूलने का कोई मेडिसिन नहीं। मैं बोला देखो देखो आप भूल गए होगे, होगा आपके पास हर चीज का मेडिसिन है। नहीं भूलने का कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि जिसको खाने से आप नहीं भूलोगे। तो रेजिस्टेंस में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद रेजिस्टेंस खत्म। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वाज stretched or pulled till its length becomes n times, what will be new resistance? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको याद रखना। यहीं पे रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा आपका, ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच किए, खींच लिए, लंबा कर लिए। ठीक है, तो जहां आपको जो वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है आपको लिख लेना चाहिए अपने हिसाब से। कोई एक वायर था, ये वायर को खींच के लंबा कर दिए, थोड़ा खींचे और खींचे और खींचे और खींचे, इतना खींचे कि इसका लेंथ क्या हो गया? n टाइम्स हो गया। Now the length is NL. सपोज ये वायर का लेंथ L था, एरिया A था। अब खींच के लंबा कर देने से वायर का लेंथ क्या हो गया? n टाइम्स। बताओ वायर उतना ही मोटा रहेगा कि पतला हो जाएगा? वायर उतना ही मोटा रहेगा कि पतला हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। अब उसका एरिया कितना है? अब इसका एरिया कितना है मालूम नहीं, एडेस कुछ दूसरा एरिया होगा। लेट शुरू में उसका लेंथ L था, एरिया A था, खींच के लंबा कर दिए तो पतला हो गया तो एरिया कम हो गया। ऑब्वियसली एरिया कम होगा, लेंथ लेकिन NL हो गया। अब ये एरिया जब तक मालूम नहीं चलेगा रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक चीज तो समझ में आया, जिस वायर को खींच के हम लेंथ लंबा कर दिए उसका रेजिस्टेंस क्या था? व्हाट वाज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर? इट वाज R, मतलब इट वाज रो L बाय A। तो जब खींच के लंबा किए, लेंथ बदला कि नहीं बदला? लेंथ बदला कि नहीं बदला?
बदल गया। एरिया बदला कि नहीं बदला? एरिया बदला कि नहीं बदला? एरिया भी बदल गया। व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा खींच के लंबा करने से? रो जो है बदलेगा कि नहीं बदलेगा? देखा कोई नहीं बोला बदलेगा। नो सर। नो, व्हाई इट विल नॉट चेंज? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये कॉपर वायर था, खींच के लंबा कर दोगे तो एल्युमिनियम हो जाएगा क्या? कॉपर ही तो रहेगा। मटेरियल बराबर है, मटेरियल बराबर है तो रो बराबर रहेगा। अच्छा सोचो कि 50 ग्राम का वायर था। 50 ग्राम कोई वेइंग मशीन पे रखे, वायर का वजन हुआ 50 ग्राम, इसको खींच के लंबा कर दी। अब वेइंग मशीन पे रखोगे 50 ग्राम होगा कि ज्यादा होगा कि कम होगा? सर 50 ग्राम सर। सेम रहेगा। खींच के लंबा करने से मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। और ये अगर कॉपर था तो कॉपर रहेगा। कॉपर का डेंसिटी, सांद्रता जिसको बोलते हो, वो भी तो फिक्स्ड है। सो अगर डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, खींच के लंबा करने में मास नहीं बदलता है, डेंसिटी नहीं बदलता है, तो वॉल्यूम बदलेगा क्या? ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा तो ये भी नहीं बदलेगा। तो हम क्या कहेंगे? बाय स्ट्रेचिंग वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो क्या कहोगे? वॉल्यूम नहीं बदलेगा, मतलब ये जो वायर था इसका जितना वॉल्यूम था ये वायर का वॉल्यूम उतना ही होगा। ये वायर का वॉल्यूम कितना था? इसका एरिया है A और लेंथ है L, वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू L। दूसरे वायर का एरिया कितना था? A डैश। A डैश क्या है? एरिया ऑफ द थिन वायर। लेंथ कितना है? NL। तो एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। तो क्या मिला? L दोनों तरफ से बराबर हो गया, A कट गया, तो फिर क्या मिल गया आपको? A डैश इज इक्वल टू A बाई N। तो जब लेंथ n टाइम्स हो जाएगा तो एरिया 1 बाई n टाइम्स हो जाएगा। लेंथ अगर डबल हो गया एरिया आधा हो जाएगा। लेंथ अगर 3 टाइम्स हो गया एरिया 1/3 हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम हैज टू रिमेन सेम। समझ में आया? अगर ये बात है, नाउ व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो L बाई A। व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज NL। एरिया क्या है? A डैश। थोड़ा वैल्यू डाला जाए, रो NL A डैश की जगह लिख सकते हैं A बाई N। जब A बाई N लिखेंगे ये N ऊपर चले जाएगा, क्या मिलेगा? N स्क्वायर रो L बाई A। देखो तो ये स्टेप समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? यहां से यहां पर कैसे हुआ? n को मैं ऊपर ले लिया, n स्क्वायर रो L बाई A हो गया। क्या आ गया समझ में? अब और क्या रखा है? ये रो L बाई A का वैल्यू क्या था? रो L बाई A का वैल्यू क्या था? R। तो ये क्या बन गया? n स्क्वायर R। तो नया रेजिस्टेंस क्या बन गया? द न्यू रेजिस्टेंस इज नाउ n स्क्वायर R। यहां पर क्या होता था? R बाई n स्क्वायर। बस ये दो चीज को आप याद रखना। अगर किसी एक वायर को खींच के n टाइम्स लंबा कर देते हैं उसका रेजिस्टेंस बन जाता है n स्क्वायर R। ठीक है? और कोई वायर को n टुकड़ा करके बंडल कर देते हैं, रेजिस्टेंस होता है R बाई n स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा ये सार बोल के बाद ताली बजाइए, हम सुनेंगे। How many of you could understand? यस सर। जोर से बोलो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। यस सर। ओ। तो अगर समझ में आया तो आपको बिना कुछ कैलकुलेशन किए देख के बताना है। नाउ लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। देयर वाज ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R. I pulled it, I stretched it till its length becomes 3 times. खींच के 3 गुना लंबा कर दिया। What will be the new resistance? What will be the new resistance of the thinner wire? कोई वायर था, इसका रेजिस्टेंस R था, खींच के 3 गुना लंबा कर दिया। I made it 3 times. तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? 3 टाइम्स। यहाँ पर क्या किए थे? n टाइम्स।
तो आंसर हुआ था n स्क्वायर r, 3 टाइम्स खींच लिए। अब रेजिस्टेंस कितना होगा, कौन बताएगा? 9 r। सिंपल है, फॉर्मूला याद रखना, इसको फॉर्मूला के तौर पे याद रखना। और वैसे ही क्वेश्चन बार बार आता है कि वायर था रेजिस्टेंस r का, उसको खींच के डबल लंबा कर दिए, अब रेजिस्टेंस कितना होगा? डबल लंबा कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना होगा? डबल लंबा किए हैं, रेजिस्टेंस कितना होगा? बोलिए। 4r। ठीक है ना? अच्छा, कोई वायर था r रेजिस्टेंस का, उसको 5 टुकड़ा कर दिए, 5 टुकड़ा करके सारे टुकड़े को बंडल बना दिए, 5 टुकड़ा करके सारे टुकड़े को बंडल बना दिए। अब वो बंडल का रेजिस्टेंस क्या होगा? R/25। बस देखो, आप लोग समझ गए हो, याद रखना आपके काम में। अगर रेजिस्टेंस पे आपकी बोर्ड में कोई क्वेश्चन आएगा तो बस ये दोनों आएंगे। हो गया? रेजिस्टेंस समझ में आ गया? नहीं? अच्छा, तो हमें रेजिस्टेंस भी समझ में आ गया। पार्ट 2 इसका। ज्यादा एयर क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, जितना आपको चाहिए उतना करवाएंगे। आज हम लोग देखेंगे और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, a wire has resistance 20 ohm. It was cut into 2 equal parts. Bit number 1, what is resistance of each part? Bit number 2, what will be resistance if the 2 parts are joined as shown? ये हुआ एक पार्ट, ये हुआ दूसरा पार्ट। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, आप लोग बताओगे इसका आंसर। दूसरा हुआ, a wire has resistance 5 ohm if it is stretched till its length becomes 4 times. What will be new resistance? क्या आप ये दोनों क्वेश्चन को कर सकते हो? जो दोनों क्वेश्चन का आंसर देगा वो आज का स्टार बनेगा। उसका नाम यहाँ पर दिखाई रहेगा और वीडियो में उसका नाम जाएगा आज का स्टार, आज की स्टार, स्टार ऑफ द डे, ऑफ द डे। ठीक है, स्टार ऑफ द डे कौन बनेगा, इसका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। देखते हैं कौन सबसे पहले दोनों आंसर का, दोनों क्वेश्चन का सही आंसर देता है। दोनों क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन इनफैक्ट। सोचो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 10 and 5। अच्छा, नाम बताओ अपना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लिपुन नायक। लिपुन, अरे वाह लिपुन, लिपुन को तो मैं पहले से जानता हूँ, अच्छा फोटो बनाता है। लिपुन नायक 2 आंसर बताया, खत्म नहीं हुआ स्टार ऑफ द डे बनने के लिए। लिपुन, दूसरा क्वेश्चन बाकी है। सेकंड का 80।
तो लिपुन पहले बताया आज का स्टार ऑफ द डे इज लिपुन कुमार नायक फ्रॉम लाठीकटा। वाओ, स्टार ऑफ द डे बन गया लिपुन कुमार नायक। अब देखना है कि कैसा बना। दिया है कि वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम था। इट वाज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सॉल्यूशन, कोई एक वायर था, इस वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम था, इस वायर का रेजिस्टेंस अगर 20 ओम था, उसका आधा काट के लाए। सिंपल लॉजिक से सोचो तो जब करंट यहां से घुस के इधर से निकल रहा था, उसको अपोजिशन मिल रहा था 20, तो यहां तक कितना अपोजिशन मिला होगा? आधा, 20 का आधा, क्योंकि आधा डिस्टेंस है ना, तो हो जाएगा 10 ओम। लेकिन हम लोग फॉर्मूला लगा के करने वाले हैं। अगर ये पूरा लेंथ L है, ये है L/2, ये है L/2, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे बिट नंबर 1 का आंसर? एज resistance is proportional to length, therefore for half length resistance will be R dash will be equal to R/2। R कितना था? R था 20, so 20/2 is 10 ओम। हरिओम, समझ में आया? बिट नंबर 2 में when cut into n equal parts, and parts are bundled, तो नया रेजिस्टेंस क्या होता था? R/n²। और यहाँ पे n कितना है? n इज कितना टुकड़ा किए हैं इनको? 2 इक्वल पार्ट्स। सो नया रेजिस्टेंस बन जाएगा R/2 का स्क्वायर। R कितना? 20/2 का स्क्वायर 4 हो गया 5 ओम। हरिओम, दोनों आंसर इसका सही है। इसमें when length is stretched n times, नया रेजिस्टेंस क्या होता था? n²। अभी अभी किए थे। अब n कितना है? हियर n कितना है? 5 टाइम्स कितना? 4 टाइम्स खींच लिए हैं, मतलब 4k² इंटू R का वैल्यू है 5, सो इट इज 80 ओम। हरिओम, तीनों आंसर फटाफट सही बताने के लिए लिपुन नायक को शाबाशी मिलता है। इन ए कंडक्टर, रैपिड फायर राउंड है, फटाफट आंसर बताना। इन ए कंडक्टर इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, if 20 coulomb of charge passes through a wire in 5 seconds, what is the current? 20 coulomb of charge passes through a wire in 5 seconds. 4 ampere। आप माइक्रोफोन ऑन रखते हो तो नॉइज होता है, बंद करो फिर बोलना, ऑन करके बोलना, रेडी हो जाना। स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन्स। हाँ, तो ऑन करके बोलना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, इफ 5 एम्पियर करंट passes through a wire for 10 seconds, how much charge will be flowing through it? 5 एम्पियर करंट passes through a wire for 10 seconds, कितना चार्ज पास करेगा? 50। सर 50। सर क्या अपना उम्र पूछ रहे हैं? सर 50 यूनिट बताओ। 50 यूनिट, 50 कुलम चार्ज पास कर जाएगा। वेरी गुड। आप लोग तो फटाफट बता रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 10 कुलम चार्ज को किसी एक वायर में पास कराना है बाय ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो कितना समय लगेगा? 10 कुलम
5 सेकेंड। देखो कितना फटाफट बता रहे हैं बच्चे। अच्छा, किसी एक हाइड्रोजन ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऑर्बिट में जो करंट है वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको खींच के n टाइम्स लंबा कर दिए, नया वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? n स्क्वायर R। अच्छा, कोई वायर है, उसको काट के टुकड़े टुकड़े n टुकड़ा किए, सारा टुकड़ा को जोड़ के बंडल बना दिए, अब बंडल का रेजिस्टेंस कितना होगा? R बाई n स्क्वायर। बढ़िया, याद रखियो। अच्छा, अब सबसे मुश्किल सवाल, कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टिविटी रो है, उसको अगर 3 टुकड़ा करेंगे, हर टुकड़ा का रेजिस्टिविटी कितना होगा? हर टुकड़ा का रेजिस्टिविटी कितना होगा? R/3। मैं रेजिस्टिविटी पूछ रहा हूं। एक वायर था जिसका रेजिस्टिविटी रो है, उसको काट के 3 टुकड़ा किए, हर टुकड़ा का रेजिस्टिविटी कितना होगा? फंस गए सारे, हाय हाय, अब तो नहीं बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलो, कोई तो बोलो देखें। नो, नॉट रो बाई 3। कोई तो बोलेगा, इतना मेहनत में किया हूं, कोई ना कोई तो बोलेगा। अरे वाह, क्या होगा? सेम इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। टुकड़े टुकड़े करने से रेजिस्टिविटी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। अच्छा, कोई बताए मुझे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? टिंग 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 टिंग। ओम मीटर। ओम मीटर, बहुत बढ़िया है। अरे लोग तो बढ़िया याद रखे, बहुत बढ़िया। आप लोग और बढ़िया से याद रख के आओ, अगले क्लास और मजा लेंगे। आज मैं जितना क्वेश्चन पूछा आप लोगों को, उतना क्वेश्चन का अगर आंसर आपको याद रह गया तो सोचो यहाँ तक का पढ़ाई हमारा 90% सक्सेस हो गया। इससे बाहर 10% क्वेश्चन आने का चांस है आपकी बोर्ड में। 90% सक्सेस हो गया। हाँ, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर हाउ मच? 10 to the power -6। 10 पावर -6। अच्छा, कोई बताएगा व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? मालूम नहीं है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई तो बताएगा? सर 1.8 into 10 to the power -19 कूलम। वेरी गुड, कितना मस्त है, काफी लोग बता रहे हैं आंसर। वेरी गुड, 1.6 into 10 पावर -19। और सबकी भला हो, सब याद रख रहे हैं, बढ़िया से पढ़ के आओ। आई एम सो हैप्पी विथ योर टीम ऑफ पीपल एंड ऑल आर नॉट रेगुलर। आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन, शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड लेट अस एंजॉय। फिर मिलेंगे हम लोग, अगला क्लास कब है हम लोगों का? सैटरडे 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।